वेलकम टू KMPS क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो है बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, और इसमें अपन लास्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे वो थी क्वांटाइजेशन। इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पर जो टोटल चार्ज आएगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इस पर्टिकुलर में जो n है वो है नंबर ऑफ एडेड और रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। n की वैल्यू कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है। e का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पर इस क्वांटाइजेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक है सॉल्व करने की, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिक फार्मूला अपने पास में वही है कि Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और किसी ऑब्जेक्ट में अगर अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ a body have plus 2 into 10⁻⁷ coulomb charge, then find number of electrons removed from it। भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज आया तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया होगा। तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमारे पास में फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर आपको मिल जाएगा Q/E। Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁷, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन ने रिमूव कर दिए किसी ऑब्जेक्ट से तो इसके ऊपर 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम का चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है यहाँ पर कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड चेंज इन मास ऑफ द बॉडी। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं उनका टोटल मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना मास इसमें कम हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए थे? तो 1.25 इंटू 10⁻12। तो कुल मिलाकर के टोटल मास चेंज इन बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, किलोग्राम में आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 11.38 इंटू 10⁻19 किलोग्राम मिल जाएगा। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे।
क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से भी बन सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक हमारे पास में कोई बॉडी है इन ए न्यूट्रल बॉडी, टेन इंटू 10⁻21 electrons are present. If 10% of total electrons are removed, then find charge on the body. तो कहने का मतलब यह है कि एक बॉडी में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इंटू 10⁻21, और इन टोटल इलेक्ट्रॉन में से 10% इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर दिया रिमूव। अब रिमूव कर दिया तो यहाँ पर भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास में जो चार्ज का फॉर्मूला है वो है Q बराबर NE, और N क्या चीज़ है, तो N है नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर N की वैल्यू सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 10 इंटू 10⁻21, इनका 10% रिमूव किया तो इसका 10% निकाल लीजिए, तो आंसर आएगा 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपन ने रिमूव कर दिए हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गए तो Q बराबर एन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। N की वैल्यू आप लिख दोगे 10⁻21, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, कूलाम में आपको आंसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के Q बराबर आपको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻2 कूलाम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है कि मान लीजिए आपको बोला गया कि इन 127 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर, in 127 gram sample of copper 10% electrons are removed. Then find charge on sample. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो मेन टास्क है वो क्या है, तो मेन टास्क है कि आपको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। आपको यहाँ पर फॉर्मूला तो चार्ज का वही फॉलो करना है ना, Q बराबर NE। तो यहाँ पर आप कैसे भी करके इस N की वैल्यू का पता लगा लीजिए। अगर N मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब N के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो देखिए। हमारे पास में 127 ग्राम सैंपल था, किसका, कॉपर का। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 127 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं टोटल। अब इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 127 ग्राम कॉपर सैंपल में कॉपर के एटम कितने होंगे, और एटम का पता आपको लगेगा मोल से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन केवल आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हालांकि ये एग्ज़ाम में आने लायक तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो इससे पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आप सामने आ जाए तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए मोल। तो 127 ग्राम कॉपर में कितने मोल होंगे, तो आपको पता है मोल बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन MW।
मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मोल अगर कैलकुलेट करना है कॉपर के, तो ग्राम में मास 127 दिया हुआ है, और कॉपर के लिए MW आपको याद होगा 63.5 होता है। जब आप ये भी ग्राम में हैं तो कुल मिलाकर के ग्राम से ग्राम कैंसिल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये 2 मोल मिल जाएंगे। अब अगर मोल आपको 2 मिल गए तो एवोगैड्रो कंसेप्ट से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो एवोगैड्रो कंसेप्ट ये कहती है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आपको मिलेंगे। कैलकुलेशन का को ईजी बनाने के लिए मैंने 0.023 को यूज़ नहीं किया, 6.023 को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल गए अप्रॉक्सीमेटली 12 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो भाई देखो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो कॉपर के एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे अपन। तो कॉपर के एक एटम में अगर 29 इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने एटम्स में 12 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अपन लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स इंटू 29 कॉपर के लिए। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 12 इंटू 10⁻23 विच इज़ नंबर ऑफ एटम्स इंटू 29। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो अब फाइनली आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में दिया है कि 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 10% रिमूव किया है। टोटल इलेक्ट्रॉन ये रहे, इनका आप 10% कैलकुलेट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये आपको 12 इंटू 29 इंटू 10⁻23 इंटू 10/100 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के n की वैल्यू 12 इंटू 29 348। यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के ये आ गया 10⁻22। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए रिमूव्ड, इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो Q बराबर NE वाले रिजल्ट में ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो Q इक्वल टू आपको मिलेगा 348 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू 348 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3। तो Q आ गया आपको 556.8 इंटू 10⁻3 कूलम। तो बहुत क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि साहब इतने % इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल के बाद नंबर ऑफ़ एटम्स पता लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पता लगाएंगे, और अल्टीमेटली आपने रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लिए। आपका मेन टास्क हमेशा क्या होगा, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इन एट 254 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन is removed from every 1000 atoms. Find charge on sample. तो यहाँ पर अपने को दिया है कि साहब इतने ग्राम का सैंपल है और इस सैंपल में हर 1000 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है।
तो भाई अपना वापस जो मेन टास्क है वो तो यही है ना कि हम किसी तरीके से रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लगा लें। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लगाने के लिए हमें एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालिए और उन एटम्स को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हर 1000 एटम में से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कितने 1000 एटम्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली स्टेप, मोल पता लगाओ। मोल बराबर मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन यहाँ पर एटम है तो एटॉमिक मास अपन लिख देंगे 63.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैंपल में कॉपर के 4 मोल्स हैं। अब 4 मोल्स अगर हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो भाई एटम्स इक्वल टू क्या, एवोगैड्रो कंसेप्ट लगा दूं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। 0.023 को अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी आसान ही रखनी है, मुश्किल नहीं बनानी है। तो यहाँ पर एटम्स का नंबर आपको मिल जाएगा 24 इंटू 10⁻23। एटम्स मिल गए। तो अब यहाँ पर तीसरी स्टेप में ही आपको रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया है कि हर 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 1000, ये कर देंगे अपन। तो ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁻20। ये अपने पास में आ गया रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। अब रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर अपने सामने आ गया है तो अब यहाँ पर फाइनल स्टेप में अपने को चार्ज पता लगाना है। चार्ज बराबर क्यू बराबर एन ही होता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू लिख दूंगा 24 इंटू 10⁻20 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। 24 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें 1.6 से तो Q की वैल्यू आपको मिलेगी 38.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 38.4 आएगा। और ये कितना है 20 और ये है -19, तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 384 कूलम। तो इतना चार्ज इसको अपर सैंपल पर आपको देखने को मिलेगा। क्वांटाइजेशन पर क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये आ सकता है आपके सामने कैन a body have 0.32 into 10⁻20 कूलम चार्ज। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इतना चार्ज कोई बॉडी पजेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप यहाँ पर वापस Q इक्वल टू एन ई को फॉलो करेंगे। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी Q बाई ई। Q कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0.32 इंटू 10⁻20 दिया है। और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। ये जो 0.32 आपको दिया गया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.2 इंटू 10⁻21। यहाँ पर ये 1.6 इंटू 10⁻19 है। कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 इंटू 10⁻2 आएगा, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो 0.32 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और आप इजीली उनको कर पाएंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात अपन करें तो हमने यहाँ पर देखा चार्ज कंजर्वेटिव होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी।
चार्जेस इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज जो है बॉडी के मोशन पर डिपेंड नहीं करता। ये जो है एक रिलेटिव टर्म नहीं है। देखिए, आइंस्टाइन ने मास के लिए एक इक्वेशन दी थी कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से मोशन करे तो उस बॉडी का मास m बराबर m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c² हो जाता है। यहाँ पर m0 है बॉडी का मास एट रेस्ट, m है मास ऑफ द बॉडी इन मोशन विद v वेलोसिटी, v है यहाँ पर स्पीड ऑफ द बॉडी और c है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। देखो v² अपन c² की वैल्यू डेफिनेट सी बात है कि 1 से तो कम होगी। यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है तो डेफिनेट सी बात है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 से कम होगी। डिनोमिनेटर अगर 1 से कम है तो इसका मतलब m की वैल्यू जो है m0 से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से तो यहाँ पर उसका जो मास है मूविंग कंडीशन में वो रेस्ट कंडीशन के मास से हमेशा बढ़ जाता है। सिमिलरली लेंथ के लिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया L = L0 1 - v² अपॉन c²। यहाँ पर वापस L0 क्या है तो L0 है लेंथ एट रेस्ट और L है लेंथ इन मोशन। v यहाँ पर स्पीड ऑफ द बॉडी है और c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये वाली वैल्यू जो रूट में है वो 1 से छोटी होगी तो यहाँ पर L की वैल्यू L0 से छोटी होगी। यानी कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी जो लेंथ है वो श्रिंक हो जाती है, L इज़ लेस देन L0। तो यहाँ पर मास और लेंथ जैसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्पीड पर डिपेंड कर रही हैं, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि मोशन पर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन चार्ज जो है वो ऐसी किसी भी इक्वेशन को फॉलो नहीं करता क्योंकि चार्ज इज़ ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। टोटल चार्ज को ना तो अपन बढ़ा सकते हैं ना टोटल चार्ज को घटा सकते हैं। तो ड्यू फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि अनलाइक मास एंड लेंथ, चार्ज of a body do not depend upon motion of the body। ठीक है ना, मास और लेंथ की तरह किसी बॉडी का जो चार्ज है वो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है चार्ज को मास और लेंथ जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है। मास स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ स्पीड पर डिपेंड कर रही है, लेकिन चार्ज जो है वो मोशन पर यानी कि वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है तो उसकी वजह है चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, अपन बाद में पढ़ेंगे लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि एक टर्म होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल, इसको बाद में अपन से ढंग से पढ़ेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। किसी रॉड के लिए या किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा इस तरीके से बन सकता है कि ए रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड।
its linear charge density at rest is lambda naught. If rod is moved with speed v equal to 0.6 times of c, where c is speed of light, then find new linear charge density ऑफ रॉड. एक रॉड है जो कि रेस्ट कंडीशन में जब है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है, लेकिन अगर अपन ने इसको 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करा दिया तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, ध्यान से देखिए. सबसे पहली बात, अपन रेस्ट कंडीशन को अलग से लिख देते हैं और मोशन वाली कंडीशन को अलग से लिख देते हैं. रेस्ट कंडीशन में अगर अपन बात करें तो चार्ज, मान लीजिए रॉड का क्यू नॉट था. मोशन में चार्ज कितना होगा, तो मोशन वाली कंडीशन में भी चार्ज तो क्यू नॉट ही रहने वाला है, क्योंकि चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पर पहली बात अपने को ये समझ में आती है कि इस रॉड के चार्ज में कोई फ़र्क नहीं आएगा. लेकिन इस पर्टिकुलर रॉड की लेंथ की मैं बात करूं तो अगर इनिशियली इसकी लेंथ एल नॉट है तो मोशन में इसकी लेंथ एल होगी, और मोशन में जो लेंथ एल होगी उसकी वैल्यू होगी एल नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर. आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एल बराबर एल नॉट 1 माइनस वी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 0.6 टाइम्स ऑफ सी, तो यहाँ पर ये आएगा 0.6 सी बाय सी द होल स्क्वायर. अब यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ. सी से सी कैंसिल हो गया, 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36, 1 में से 0.36 जाएगा तो 0.64 बचेगा. 0.64 का जो रूट आप लोगे तो वो 0.8 आएगा. तो एल की वैल्यू आपको मिलेगी 0.8 टाइम्स ऑफ एल नॉट, दैट इज़ 8 बाय 10 एल नॉट, दैट इज़ 4 बाय 5 एल नॉट. तो इतना ही लेंथ इसकी फाइनली मोशन वाली कंडीशन में हो जाएगी. अब आपको चार्ज मिल चुका है, आपको यहाँ पर लेंथ मिल चुकी है. पहली बात मुझे ये समझ में आ रही है कि लेंथ की वैल्यू एल नोट से कम हो चुकी है, तो लैम्डा बराबर होता था क्यू बाय एल. लेंथ अगर कम हो गई तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर देख लेते हैं लैम्डा की वैल्यू, यानी कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू. चार्ज डेंसिटी रेस्ट कंडीशन में लैम्डा नोट थी, लैम्डा नोट की वैल्यू क्यू नोट अपॉन एल नोट होगी. मोशन वाली कंडीशन में चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलूँगा, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय एल होगी. क्यू तो क्यू नोट के बराबर ही है मोशन वाली कंडीशन में, लेकिन एल की वैल्यू यहाँ पर है 4 बाय 5 एल नोट, तो यह आ जाएगा 5 बाय 4 क्यू नोट बाय एल नोट. तो लैम्डा बराबर आपको मिल गया 5 बाय 4 लैम्डा नोट. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मोशन वाली कंडीशन में चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है, लेकिन चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट है. तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है. थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक यहाँ पर ये होगा. तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है. चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है जो अपन सबको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो हैं अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं.
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी तक अपन ने बात की चार्ज एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में। उसके बाद में हमने यहाँ पर बात की चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें क्वांटाइजेशन वाली जो प्रॉपर्टी है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको सही ढंग से आप जो है ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर अपन जो बात करना चाहते हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को अगर अपन चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, किस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव या फिर ऐड करें किसी बॉडी में, ये अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अपने पास में 3 मेथड होते हैं जिनमें से आज अपन 2 मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको कंडक्शन मेथड। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये एक पानी का टैंक है और ये टैंक जो है पूरा भरा हुआ है पानी से। एक दूसरा टैंक है, ये खाली है। अगर इन दोनों टैंक्स को मैं एक पाइप से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। तो जैसे मैं इन दोनों टैंक्स को किसी पाइप से कनेक्ट करूंगा, पहले टैंक से पानी कम होगा और दूसरे टैंक में पानी चला जाएगा, और इस तरीके से चला जाएगा कि दोनों के वाटर लेवल जो हैं बिल्कुल बराबर हो जाएं। ये अगर एच हाइट तक पानी है यहाँ पर, तो यहाँ भी एच हाइट तक पानी होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर पानी का अपन ने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किन्हीं 2 चार्ज बॉडीज़ को आपस में टच कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ पर 2 टैंक्स में पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वैसे ही वहाँ पर चार्ज का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए एक बॉडी है, मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, इसके पास चार्ज है Q। इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स ऑफ द चार्ज। एक दूसरी बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों को अपन एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी तक स्विच ऑफ है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही अपन इसको कनेक्ट कर देंगे तो जैसे यहाँ पर टैंक्स में पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों स्पेयर्स में, इन दोनों बॉडीज़ में चार्ज का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनली इस बॉडी पर Q1 चार्ज और इस बॉडी पर Q2 चार्ज आ जाएगा। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा? तो जैसे वो टैंक वाला एग्जांपल जब मैंने आपको दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक वाटर लेवल सेव ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों स्पेयर्स में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये पोटेंशियल क्या होता है ये अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतनी सी बात याद रख लीजिए कि जैसे वह हाइट का कंसेप्ट था, वैसे यहाँ पर एक पोटेंशियल का कंसेप्ट है। फ्लूइड का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वैसे ही चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जो रोल प्रेशर का होता है फ्लूइड में, जो रोल टेम्परेचर का होता है हीट में, वही रोल पोटेंशियल का होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही चार्ज का फ्लो होगा। इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा के रखिएगा।
तो इनका जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, और जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो गया यहाँ पर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस मेथड को अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर Q1 और ये जो Q2 हैं, इन दोनों को भी अपन रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलेंगे। Q1 और Q2 को भी अपन रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस बोलेंगे। यहाँ पर अगर ये दोनों बॉडीज स्फेरिकल होती तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहली बॉडी की रेडियस अगर R1 है, दूसरी बॉडी की अगर रेडियस R2 है, तो ऐसी कंडीशन में पहली बात, आपको पता है चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का जो सम होगा Q2 प्लस Q1, ये हर हालत में इनिशियल चार्ज के सम के बराबर होगा। पहली वाली बॉडी पर Q चार्ज था, दूसरी वाली बॉडी पर 0 चार्ज था, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर Q प्लस 0 होगा। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में कंजर्वेशन तो हर हालत में लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, ये अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। जब यहाँ पर दोनों बॉडीज़ के ऊपर फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आ जाएंगे तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला वैसे अपने सबने इतना तो पढ़ा हुआ है ही कि KQ/R होता है एक स्पेयर के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर इनके पोटेंशियल सेम हो गए फाइनली, इसका पोटेंशियल भी V हो गया और इसका पोटेंशियल भी V हो गया, तो इसका मतलब Q1/R1 बराबर Q2/R2 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में पहली बात, सम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इक्वल टू नेट इनिशियल चार्ज, नंबर 1। नंबर 2, रेशो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इज इन द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द बॉडीज। अगर बॉडी स्पेरिकल है तो ये केस, ये जो फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं वो केवल स्पेरिकल बॉडी के लिए ही लिख रहे हैं। यहाँ पर रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हमने कई बार सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला देता हूँ कि अगर एक बॉडी की रेडियस R1 है, दूसरी बॉडी की रेडियस अगर R2 है, यहाँ पर Q1/Q2 की वैल्यू R1/R2 हो गई। Q1/Q2 की वैल्यू R1/R2 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो Q1 की वैल्यू है K/R1, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी K/R2, वेयर K इज़ ए कांस्टेंट। K ले लीजिए, C ले लीजिए, है ना, M ले लीजिए, कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ पर आपने लगा दिया। तो इस रेशो में अगर होंगे तो अपन Q1 और Q2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q था, ये वाली इक्वेशन। Q1 की जगह KR1 लिख दूँ, Q2 की जगह KR2 लिख दूँ, तो K आ जाएगा कॉमन, बराबर Q आपको मिलेगा। तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी Q/R1 प्लस R2। तो फाइनली मैं यहाँ पर जो बोलना चाहता हूँ वो सुनिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, पहली बॉडी पर जो चार्ज होगा वो होगा Q/R1 प्लस R2, और दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q/R2 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर दो बॉडी हैं, एक स्पेरिकल बॉडी है R1 रेडियस की और दूसरी स्पेरिकल बॉडी है अगर R2 रेडियस की, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहली बॉडी पर चार्ज आएगा Q/R1 प्लस R2 और दूसरी बॉडी पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज आएगा Q/R2 प्लस R2। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग तरीके से इस कंडक्शन मेथड पर बेस्ड। जैसे
ये एक स्पेरिकल बॉडी है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इस पर मान लो +10 माइक्रोकुलम चार्ज है। ये दूसरी बॉडी है, इसकी रेडियस है मान लो 3 सेंटीमीटर और इसके पास अपन देख लेते हैं कि ये मान लीजिए इसके पास 30 माइक्रोकुलम चार्ज है। इन दोनों को अभी टच नहीं किया है आपस में, या फिर आपस में इलेक्ट्रिकली अपन ने कनेक्ट इनको नहीं किया है। क्वेश्चन यह है कि फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन बोथ स्पेयर्स आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अगर अपन ने स्विच को क्लोज कर दिया तो इन दोनों बॉडीज़ पर फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे। तो यहाँ पर भाई देखो सीधी सी बात यह है कि इस पर्टिकुलर को स्विच को आप कर दीजिए एक बार के लिए क्लोज। ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ पर फाइनली रिड्यूसिबल चार्ज को Q1 बोल दीजिए और यहाँ पर फाइनली रिड्यूसिबल चार्ज को Q2 बोल दीजिए। तो अपन सीधा सीधा फार्मूला वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Q1 बराबर था QR1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर कैपिटल Q का मतलब है टोटल इनिशियल चार्ज, R1 और R2 रेडियसेस हैं, तो कुल मिलाकर के Q1 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो टोटल इनिशियल चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, इसके ऊपर कितना चार्ज है 30 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू अपन लिख देंगे 40 माइक्रोकुलम। R1 कितना है तो यह है 2 सेंटीमीटर, R2 कितना है तो वह है 3 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस R2 जाएगा 2 + 3, तो 40 माइक्रोकुलम इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, आंसर आपका माइक्रोकुलम में आएगा। ये 8 हो गया, तो Q1 की वैल्यू आपको मिल गई 16 माइक्रोकुलम। Q2 की वैल्यू इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं Q2 बराबर QR2 अपन R1 प्लस R2। और ये नहीं करना चाहें तो एक सिंपल सी बात ये भी है कि टोटल इनिशियल चार्ज पहले कितना था 40 था, अब इस बॉडी पर चार्ज कितना आ गया 16 माइक्रोकुलम, तो Q2 की वैल्यू को 40 - 16 अपन बोल सकते हैं। तो 40 - 16 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 24 माइक्रोकुलम। तो बहुत इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये दो स्पेरिकल बॉडीज हैं A और B, इसकी रेडियस भी R है और इसकी रेडियस भी R है। पहली वाली बॉडी पर 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, दूसरी वाली बॉडी पर मान लीजिए चलो 30 माइक्रोकुलम बोल देते हैं, 30 माइक्रोकुलम का चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए थर्ड आइडेंटिकल स्पेयर is connected with A and separated, then थर्ड आइडेंटिकल स्पेयर का नाम भी अपन बोल देते हैं C है, then स्पेयर C is touched with B and separated. Find final charge on each
स्पेयर। तो यहाँ पर देखिएगा हुआ क्या है। सबसे पहली बात, तीनों स्पेयर आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल स्पेयर होने का मतलब रेडियस सेम है। रेडियस सेम होगी तो यहाँ पर Q1:Q2 बराबर R1:R2 था ना यहाँ पर। तो R1 R2 दोनों बराबर हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि Q1:Q2 की वैल्यू 1:1 होगी, यानी कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। टोटल इनिशियल चार्ज का आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, स्पेयर ए, स्पेयर बी और ये स्पेयर सी। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या किया? स्टेप 1 में हमने ये किया कि सी को जो है हमने कनेक्ट किया। स्पेयर सी इज़ कनेक्टेड विद स्पेयर ए। अगर स्पेयर सी को ए से कनेक्ट करेंगे, सी को अगर ए से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सी और ए पर जो टोटल चार्ज था, सी और ए पर जो टोटल चार्ज था वो आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सी पर तो कोई चार्ज दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसको जीरो मानना पड़ेगा। तो ए और सी के सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? तो वो होगा 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम का आधा तो यानी कि 5 माइक्रोकुलाम तो ए पर आ जाएगा, और इसका आधा 5 माइक्रोकुलाम यहाँ पर सी पर आ जाएगा। बी फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल अनटच था, तो इसके ऊपर जो चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, 30 माइक्रोकुलाम। स्टेप नंबर 2 में क्या किया? स्टेप नंबर 2 में बी को सी से टच किया है, बी को सी से टच किया है, तो यहाँ पर ए का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ए पर तो अभी भी 5 माइक्रोकुलाम चार्ज रहेगा। लेकिन बी और सी पर अगर अपन देखें तो कितना चार्ज है? तो बी और सी पर टोटल चार्ज है 35 माइक्रोकुलाम। तो इसका मतलब बी पर भी 35/2 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा, और सी पर भी 35/2 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन स्पेयर्स पर फाइनल चार्जेस होंगे, स्पेयर ए पर 5 माइक्रोकुलाम, स्पेयर बी पर 35/2 माइक्रोकुलाम, और स्पेयर सी पर भी 35/2 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर कंडक्शन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके से बन सकते हैं। कंडक्शन मेथड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब अपन यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, इनको सही ढंग से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएंगे। अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं चार्जिंग के एक और मेथड के बारे में, जिसका नाम है इंडक्शन मेथड। इसको अपन रिमोट कंट्रोल मेथड ऑफ चार्जिंग भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज है, मैंने इसको पॉजिटिव बनाया है, आप नेगेटिव बना सकते हो। ये मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है। अब किसी बॉडी को इस सोर्स चार्ज से जो है, इस सोर्स चार्ज को यूज़ करके किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना है, तो यहाँ पर उस दूसरी बॉडी को इस सोर्स चार्ज के बहुत पास में ले आएंगे। टच नहीं किया है, लेकिन बहुत पास में लेके आ गए। ये जनरली कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इस कंडक्टिंग बॉडी को इस सोर्स चार्ज के पास में लेके आऊँगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ के बजाय यहाँ चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम अब आपको ऐसा दिखाई देगा। ये सोर्स चार्ज, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ चुके हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो गई। और इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो बॉडी है ये पार्शली पॉजिटिव और पार्शली
नेगेटिव चार्ज हो गई। इस मेथड को ही अपन बोलते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही अपन इस सोर्स को रिमूव कर देंगे, जैसे ही सोर्स को अपन ने रिमूव कर दिया तो ये बॉडी जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को वापस न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये बॉडी वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसका मतलब इस बॉडी पर जैसे ही सोर्स को हटा देंगे चार्ज अब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये इंडक्शन मेथड जो है एक टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग है। इस पर्टिकुलर टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग को परमानेंट कैसे बनाएं? तो इस पर्टिकुलर इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को अगर आपको परमानेंटली चार्ज करना है तो उसके लिए आप 2 प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। एक एक करके दोनों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूं। ये बात अपन बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर फ़िलहाल इंडक्शन मेथड को समझाने के लिए मुझे ये आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। एक टर्म होती है अर्थिंग। अभी मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ जो है इसका पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, या ये बोल दीजिए 0 माना जाता है। और अर्थ जो है इसके चार्ज बेरिंग कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे दोगे इसके पोटेंशियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी स्पेरिकल बॉडी का पोटेंशियल, ये फार्मूला तो आपको आता ही होगा कि पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R होती है। अब अर्थ की रेडियस आप जानते हो 6400 किलोमीटर है, तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा है। ये रेडियस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का पोटेंशियल भी बहुत कम होगा। अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे दोगे तो क्योंकि यहाँ पर रेडियस बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम होगी। इसको अपन ऑलमोस्ट 0 मानते हैं। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थ जो है इसका पोटेंशियल हमेशा ही 0 बना रहता है। इस अर्थ को कितना भी आप चार्ज दे दो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर आपने किसी बॉडी को अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया, अर्थ का सिंबल कुछ ऐसा होता है। अगर किसी बॉडी को आपने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो उस बॉडी का भी टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इफ अ बॉडी इज कनेक्टेड with earth, then total potential of the body will become 0। यहाँ पर ये जो टोटल वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल का मतलब ये है कि यहाँ पर बॉडी के आसपास में कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा तो बॉडी पर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल से आप इसको समझिएगा। ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है और इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है और बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से ये जो दूसरा चार्ज है अपना वो मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। स्फेरिकल बॉडी को अभी तक अपन ने अर्थ नहीं किया है। जैसे ही स्फेरिकल बॉडी को अर्थ कर देंगे तो इस स्फेरिकल बॉडी का जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 हो जाना चाहिए। अब स्फेरिकल बॉडी का टोटल पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है वो समझिए। यहाँ पर मान लीजिए इस बॉडी पर फाइनल चार्ज x आ जाता है। इस बॉडी पर मान लीजिए फाइनल चार्ज x आ जाता है।
इस बॉडी की रेडियस मान लीजिए r है। तो यहाँ पर अगर आपने इस बॉडी को अर्थ कर दिया है तो इस बॉडी पर जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। अब टोटल पोटेंशियल में एक तो बॉडी का खुद का पोटेंशियल के एक्स अपॉन कैपिटल आर, किसी भी स्पेरिकल बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पर, के क्यू अपॉन आर होता है। यहाँ पर अपन ने फाइनल चार्ज को एक्स माना है तो कुल मिलाकर के एक्स अपॉन आर यहाँ पर इसका पोटेंशियल होगा खुद की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये भी तो प्रेजेंट है ना यहाँ पर सामने, ये भी तो अपना पोटेंशियल इसको डिलीवर करेगा। तो कुल मिलाकर के इसकी वजह से भी इस सरफेस पर पोटेंशियल आ रहा है, और वो कितना होगा, तो वो होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पर इस सरफेस पर जो टोटल पोटेंशियल है वो के एक्स बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर है। यहाँ पर ये जो टोटल पोटेंशियल है ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर किसी बॉडी को अगर आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो उस बॉडी का जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इस बॉडी की खुद की वजह से भी पोटेंशियल आना चाहिए उसमें, और यहाँ पर अगर आमने सामने कोई चार्ज और दूसरा रखा है तो उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल बॉडी पर आएगा वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू माइनस क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसको अगर मैं सोर्स चार्ज बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन चार्ज ऑन अर्थड बॉडी विल बी नेगेटिव। अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस बॉडी पर चार्ज नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक्स की वैल्यू माइनस क्यू आर अपन स्मॉल आ रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको भी समझाया है इसको अपन बाद में और सही ढंग से समझेंगे, लेकिन इसका यूज़ क्या है वो समझ लीजिए। पहली बात मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि कोई बॉडी को अगर आपने अर्थ कर दिया है और इसके सामने कोई चार्ज अगर रखा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस जो अर्थेड बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा देखने को। अगर यहाँ पर किसी बॉडी पर आपने अर्थिंग कर दी है और इसके सामने नेगेटिव चार्ज आपने रखा है तो यहाँ पर इस बॉडी पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कि जो सामने चार्ज रखा होगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज अर्थेड बॉडी पर आएगा। ये बात अपने दिमाग में आप फिलहाल बैठा लीजिएगा। अर्थिंग को अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे। अब इंडक्शन में इसका क्या यूज़ है वो समझिएगा। इंडक्शन विद अर्थिंग, किसी बॉडी को अगर परमानेंटली चार्ज करना है और इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है तो अपन कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ये मान लीजिए कोई बॉडी है जिसको अपने को चार्ज करना है। यहाँ पर ये है एक सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इसको चार्ज करना है, जिसकी यूज़ करके अपन को इसको चार्ज करना है। यहाँ पर अभी अपन ने इस बॉडी को अर्थ नहीं किया है। अगर इस बॉडी को अर्थ नहीं किया है तो यहाँ पर इस बॉडी पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस साइड में यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब स्टेप नंबर 2, सोर्स की प्रेजेंस में इस बॉडी को अपन ने कर दिया अर्थ। सोर्स की प्रेजेंस में अगर इस बॉडी को अर्थ किया तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सोर्स अगर पॉजिटिव है तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज फाइनली आएगा, और अगर सोर्स नेगेटिव है तो बॉडी पर फाइनल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर अपना सोर्स पॉजिटिव है तो इस बॉडी पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। यह है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, सोर्स को प्रेजेंट रखते हुए ही इस बॉडी से अर्थिंग को रिमूव कर दीजिए। सोर्स की प्रेजेंस में यहाँ पर आपको पता है इसके पास नेगेटिव चार्ज था, अर्थिंग को रिमूव कर दिया तो केवल नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर रह गया है। ठीक है,
लास्ट स्टेप में जो है सोर्स को रिमूव कर दीजिए और बॉडी को आइसोलेट कर दीजिए। बॉडी इज आइसोलेटेड। सोर्स को आपने इन्फाइनाइट पर भेज दिया, बॉडी को आइसोलेट कर दिया, तो इस बॉडी पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पर्टिकुलर में किसी बॉडी को परमानेंटली अगर आपको चार्ज करना है तो ये चार्ज स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, अर्थिंग को रिमूव जब आप करोगे तो सोर्स की प्रेजेंस में ही करोगे आप। अगर आपने पहले सोर्स को हटा दिया तो सोर्स को हटाते ही यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी का वो भी अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जीरो करना है। टोटल पोटेंशियल जीरो करने में यहाँ पर पहले सोर्स भी हेल्प कर रहा था, लेकिन अगर आपने सोर्स को हटा दिया यहाँ से और अर्थिंग को रहने दिया कनेक्टेड तो ये बॉडी इलेक्ट्रिकली वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। तो अपन ये चीज़ ध्यान रखेंगे ज़रूर से। स्टेप नंबर 1 में सोर्स की प्रेजेंस में हमने बॉडी को रखा, अर्थिंग नहीं की। स्टेप नंबर 2 में सोर्स की प्रेजेंस में अर्थिंग की, फिर सोर्स की प्रेजेंस में ही अर्थिंग को हटाया। सोर्स की प्रेजेंस में अर्थिंग को हटाने के बाद फाइनली अपन ने क्या काम किया, बॉडी को आइसोलेट कर दिया, तो बॉडी पर फाइनली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। तो ये स्टेप्स को फॉलो करके अपन यहाँ पर इंडक्शन मेथड को यूज़ करके परमानेंट बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको अपन बोलेंगे इंडक्शन विद कंडक्शन। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए एक सोर्स है और यहाँ पर मेरे पास में दो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं कंडक्टिंग। इन दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ को मैंने आपस में टच करके इस सोर्स के सामने रख दिया। अगर मैंने इन दोनों बॉडीज़ को टच करके सोर्स के सामने रखा है तो यहाँ पर भाई देखो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन बॉडीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, ये भी थे, ये भी थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, सब जगह पर इलेक्ट्रॉन थे। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इफेक्टिवली इधर आ जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि इस जगह क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो यहाँ पर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने सामने आए हैं इनकी वजह से इस बॉडी पर इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन इस जगह से इधर चले गए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर चले गए तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोर्स की प्रेजेंस में ही इन दोनों बॉडीज़ को कर दीजिए रिमूव। तो जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रह गया बॉडी पर और यहाँ पर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। और लास्ट स्टेप में इन तीनों को आप कर दीजिए आइसोलेट द बॉडीज़, यानी कि सबको अलग अलग रख दीजिए एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से दूर। तो पहली बॉडी पर आइसोलेशन के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। क्योंकि अब बाकी तो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गए तो यहाँ पर ये चार्जेस एक दूसरे को जो है रिपेल करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरी जो बॉडी है ये भी आइसोलेटेड है, इस बॉडी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंडक्शन मेथड को यूज़ करके अपन दो बॉडीज़ को या एक बॉडी को परमानेंटली चार्ज भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी नॉलेज में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जो है इन्फॉर्मेशंस पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी।